नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम बात कर रहे हैं मेवाड़ राजवंश पर। और मेवाड़ राजवंश पर लास्ट क्लास में हमने देखा था कि मोकल की हत्या कर दी गई थी चाचा और मीरा के द्वारा। अब आगे कुंभा महाराणा बनेगा और कुंभा के सामने क्या क्या परिस्थितियां हैं और उन परिस्थितियों से कैसे निकल पाता है या नहीं निकल पाता, उन सब चीजों की चर्चा हम आज करेंगे। तो आओ देखते हैं अब आगे। अब नया महाराणा कौन बन गया है? नया महाराणा बन गया है कुंभा। मेवाड़ का नया महाराणा कुंभा। अब कुंभा के सामने दो परिस्थितियां तो पहले से ही है। पहली, चाचा और मेरा जिंदा है। चाचा और मेरा। मोकल कुंभा के पिताजी के हत्यारे अभी जिंदा हैं, चाचा और मेरा। पहला काम इनको खत्म करवाना। दूसरा, फिर रणमल भी तो नई राजनीति रच रहा है मेवाड़ में। मेवाड़ का राठौड़ीकरण कर रहा है रणमल, तो इसको भी रास्ते से हटाना। अब इन चीजों को कैसे हैंडल करेगा कुंभा? तो कुंभा सबसे पहले तो चाचा और मेरा को रास्ते से हटाएगा। इसके लिए ये एक अभियान भेजता है बहादुर शाह के खिलाफ। बहादुर शाह के खिलाफ बहादुर शाह के खिलाफ एक अभियान भेजता है कुंभा, जिसका नेतृत्व किसे देता है? जिसका नेतृत्व ये करवाता है रणमल और राघवदेव। राघवदेव कौन है? चूड़ा का भाई राघवदेव। इन दोनों को भेजता है बहादुर शाह के खिलाफ कि तुम जाओ और चाचा और मेरा को खत्म करके आ जाओ। तो जब राघवदेव और रणमल दोनों जाते हैं तो राघवदेव को यहाँ पे चाचा और मेरा को ये सल्टा देते हैं। लेकिन ऐसा उल्लेख मिलता है कि वापसी के अंदर जब वापस आ रहे थे तो रणमल और राघवदेव के बीच में थोड़ी कहासुनी हो गई, तू मैं हो गई किसी बात को लेकर। तो रणमल ने राघवदेव को भी साथ में सल्टा दिया। चाचा और मेरा के साथ साथ राघवदेव को भी सल्टा दिया। अब जब ये वापस आ जाता है यहाँ पे कौन है? हंसाबाई है, कुंभा की दादी हंसाबाई है, और कुंभा की माता है सौभाग्यवती। इसकी माँ है। रणमल वापस आ जाता है। अब वापस आके, और इसका तो वही काम, राठौड़ीकरण फिर शुरू। जो भी बढ़िया बढ़िया पोस्ट थी मेवाड़ की, उनको मंडोर से बुलाता वहां से राठौड़, और यहाँ पे उस पोस्ट पे जैसे सेनापति वगैरह की हुई तो उस पे उसको अपॉइंट कर देता। ठीक है, अब इसको रास्ते से कैसे हटाया जाए, क्योंकि ये हटा नहीं सकता क्योंकि इसका मामा है। तो उस समय हंसाबाई इसको राय देती है कुंभा को कि अब एक ही बंदा है जो मेवाड़ की राजगद्दी को बचा सकता है, और वो है चूड़ा। तो ऐसा कर चूड़ा को वापस बुला ले। चूड़ा कहाँ है? चूड़ा मांडू चला गया था। तो कुंभा चूड़ा को वापस बुला लेता है मेवाड़। अब चूड़ा जैसे ही मेवाड़ में आता है सारी बातें ये बता देता है इसको कि ये काम हो चुका है, अब तू कैसे संभाल सकता है इसको, वो तेरी मर्जी। कि ठीक है। अब ये बताओ कि रणमल को रास्ते से हटाने के लिए कि रणमल की कोई कमजोरी, तो ये बताते हैं कि एक कमजोरी है और वो है भारमली। भारमली एक दासी है जिससे प्रेम वगैरह करता है कौन? रणमल का प्रेम प्रसंग चल रहा है भारमली के साथ। ये कमजोरी है भारमली, और भारमली से वो प्रेम करता है, उसी के साथ हम कुछ कर सकते हैं या करवा सकते हैं उसका। कि ठीक है, भारमली को बुलाते हैं। भारमली से कुंभा बात करता है कि ऐसा करना कि आज जब तू रात को जाए तो एक हैवी पैक बना देना, हैवी पैक जिससे वो बेहोश हो जाए। ठीक है, भारमली इनका साथ देती है और रणमल के सामने बढ़िया लिपा पोती करके, मेकअप वगैरह ढंग से लाइनिंग वगैरह करके और पहुंच जाती है रात को। जैसे वो वहां पहुंचती है तो रणमल बोलता है, वाह आज तो क्या खूब लग रही है, कोई खास बात? मुझे खास बात तो तब बताऊंगा, पहले पैक पी। तो जैसे ही रणमल पैक पीता है तो वो बेहोश हो जाता है। बेहोश होते ही चूड़ा और कुंभा आ जाते हैं और इसको रणमल को यहाँ पे सल्टा देते हैं। दोनों जो मेन काम थे कुंभा के, जो पहले करने थे, वो दोनों काम तो ये यहाँ पे कर देता है। रणमल मारा जाता है और चाचा और मीरा को भी मरवा देता है। ठीक है, अब इसका कोई शुभचिंतक
जैसे ही रणमल मारा गया तो इसका कोई शुभ चिंतक था, जोधा को रणमल पहले ही बोल रखा था। जोधा कौन है? वही जोधा है जो जोधपुर बसाएगा। जोधा रणमल का पुत्र है। तो जोधा को ये पहले ही बोल रखा था रणमल की जब तक मैं ना बुलाऊं तो कभी भी महल में ऊपर नहीं आएगा। तो ये जोधा नीचे ही था। तो कोई रणमल का सहायक था, अच्छा परिचित था, तो उसने इसके ऊपर, किले के ऊपर चढ़ के और आवाज दी कि जोधा भाग सके तो भाग ले, रणमल का तो काम खत्म हो गया। ठीक है, यहां से रणमल खत्म, जोधा स्टार्ट हुआ भागना। अब जोधा कहाँ भागेगा? अपने क्षेत्र की ओर। और जोधा का क्षेत्र कहाँ है? मंडोर। जोधा मंडोर पूछ जाता है। और इसके साथ साथ ही अब चूड़ा इसके पीछे, क्योंकि इसके भाई को मार रखा है, राघव देव को। राघव देव को मारा है रणमल ने, तो ये बदला लेगा। तो ये बदला लेगा तो ये इसके पीछे मंडोर भी पहुंच जाता है। मंडोर चूड़ा जीत लेता है। अब यहां से भी ये फरार थोड़ा ऊपर चला जाता है। अब यहाँ पे हंसाबाई कुंभा को बोलती है कि देख रहे कुंभा, देख पोता, मेरी एक बात मान ले। बोल भाई दादी, क्या चाहिए? कि देख, रणबल भी मर गया और उससे तुमने मंडोर भी छीन लिया। अब तुम मेरे कहने से देख लड़ाई वड़ाई बंद कर दे, और तू मेरे कहने से जोधा को तू वापस मंडोर दे दे। अब कुंभा कहता है कि मंडोर मैं तो कैसे दे दूं, जीता तो चूड़ा ने, और चूड़ा के भाई को मारा है रणमल ने। जब तक वो उसको नहीं मार देता, उसके रणमल के वंश को खत्म नहीं कर देता, वो मानेगा नहीं। इसे तू समझा बुझा दे, मान जाए। तो कुंभा बोलता है कि एक ही काम कर सकता हूँ मैं। कि वो बता, जो तू कर सकता है वो तो बता। कि मैं एक कर सकता हूँ कि मैं चूड़ा को वापस मेवाड़ बुला लेता हूँ, और तू संदेश भिजवा दे जोधा के पास कि वो वापस मंडोर पे आक्रमण कर लेगा। ठीक है, ये भेजता है मैसेज उसके पास, चूड़ा के पास, कि तू वापस आ जाए यार, अब भाग गया तो भाग जाए। जैसे ही चूड़ा वापस आ जाता है चूड़ा आ जाता है वापस, जैसे ही चूड़ा वापस मेवाड़ आता है और मंडोर पे, जोधा वापस मंडोर पे कब्जा कर लेता है। अब मंडोर वापस हो गया जोधा का। पहले जोधा का था, चूड़ा ने जीत लिया, चूड़ा वापस आ गया। अब जोधा वापस मंडोर ले लिया कि ठीक है साहब। अब ये दुख दर्द ऐसे तो खत्म होने वाले हैं नहीं। तो हंसाबाई एक बीच का रास्ता बताती है कि तुम ऐसा करो, एक संधि कर लो कि ना तो तुम मारवाड़ वालों पे को छेड़ोगे और ना मारवाड़ वाले मेवाड़ वालों को छेड़ेंगे। तो इनके बीच जो संधि हुई थी उसे मेवाड़ मारवाड़, मेवाड़ मारवाड़ या आवल बावल की संधि, और ये हुई थी 1453। मेवाड़ मारवाड़ या आवल बावल की संधि। तो फिर डिसाइड हो गया कि ये इधर वाली झाड़ हमारी और ये इधर वाली झाड़ हमारी, तो कोई लफड़ाबाजी होगी नहीं। तो जोधा ने कुंभा के बेटे आगे आएगा विक्रम, उसके साथ जोधा अपनी बेटी का शादी कर देगा, और जिसका नाम श्रृंगार चौरी। ठीक है, तो ये तो स्थायित्व आ गया अब इनकी राजनीति में। ये इन पे ना अटैक करेंगे और ना इनके ऊपर ये अटैक करेंगे। तो यहाँ तक का बात, दोनों जो दुविधा थी कुंभा के सामने जब राणा बना कि अपने पिता के हत्यारों का बदला लेगा और साथ में अपने मामा रणमल को मेवाड़ से निकालना, दोनों काम खत्म हो गए। अब ये सिस्टम खत्म हुआ। अब इसके बाद स्थायित्व आ गया। अब उसके बाद हम देखते हैं कि कुंभा और क्या करता है। कुंभा ने बहुत काम किए भाई, इसकी उपाधियों की तो पूछो ही मत। इतनी उपाधि ले रखी है कुंभा ने। आवल बावल से नॉर्मल क्वेश्चन बन सकता है, बाकी स्टोरी तो समझाने के लिए है, वहां से नहीं बनता जहां तक क्वेश्चन। अब देखो उपाधियों की बात करते हैं कुंभा की। कुंभा के भाई बहुत उपाधियां हैं, जितनी पढ़ोगे उतनी ही कम है। उपाधि ले रखी है। आ जाओ देखते हैं। हिंदू सुल्तान, हिंदू सुल्तान, राणो रासो, अभिनव भट्टाचार्य, हाल गुरु, छाप गुरु,
शैल गुरु, जितनी याद करो उतनी कम। बहुत उपाधियां ले रखी हैं भाई इसने। नरपति, अश्वपति, गजपति, नरपति, अश्वपति, गजपति, इसकी बहुत उपाधियां हैं भाई। और देख लो, महाराजा धीराज, महाराजा धीराज, राणे राय, नरपति, लिख दिया, ठीक है, कोई बात नहीं भाई। इसकी बहुत उपाधियां, इनकी उपाधियों का कोई अंत नहीं है। कितनी उपाधियां तुम याद कर लो। लेकिन काम की जो है कि उस समय मुस्लिम शासकों द्वारा दी गई उपाधि कौन सी है, या कह सकते हैं कुंभा को मुस्लिम शासकों द्वारा कौन सी उपाधि दी गई है, वो है हिंदू सुल्तान या हिंदू सुल्तान। ये है मुस्लिम शासकों द्वारा दी गई। राणो रासो संगीत के बारे में, अभिनव भट्टाचार्य, हाल गुरु, हर चीज की राजाओं में श्रेष्ठ, हाथी चलाना जानता गजपति, अश्वपति, महाराजा धीराज तो वो हैं। जितनी भी उपाधियां हैं, शस्त्र चलाना जानता है शैल गुरु, तो सारी उपाधियां लगभग अपने कुंभा ने ले रखी है। सीधा क्वेश्चन बनता है निम्न में से कुंभा की उपाधि नहीं है। हिंदू सुल्तान, राणो रासो, अभिनव भट्टाचार्य, और बीच में दे दिया विषम घाटी पंचानन। क्योंकि बीच में अगर कोई और निम्न में से कोई नहीं है में से पूछेगा तो किसी फेमस हस्ती की ही दूसरी उपाधि देगा, तो आराम से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी इसकी कुछ उपाधियां, बाकी बहुत उपाधियां। ये थी कुंभा की उपाधियां। अब बात करते हैं इसके युद्धों वगैरह की, कि युद्ध भी किया है इसने या फिर ऐसे ही कुंभा कहलाता है। अब देखो, युद्ध करेगा या सारंगपुर का। सारंगपुर के युद्ध में 1437, सारंगपुर का युद्ध 1437 में महमूद खिलजी फर्स्ट को हराता है। इसको हराएगा और इसको 6 महीने तक बंदी, ऐसा उल्लेख मिलता है 6 महीने तक इसको बंदी बना के रखता है। 6 महीने तक बंदी बना के रखता है और फिर छोड़ देता है। क्योंकि हमारे राजाओं में उस टाइम भी सहिष्णु, थोड़ी दया की प्रवृत्ति थी। इसने इसको मारा नहीं, जिस तरह से गौरी को नहीं मारा था पृथ्वीराज ने, उसी तरह इसने भी नहीं मारा इसको और इसको वापस छोड़ दिया। अब इनकी आदत खराब थी कि ये बच गए थे, ऐसे नहीं कि अब क्यों बाप से पिटने जाते हैं वापस। वही पाकिस्तान वाला हाल, एक बार कर दिया फिर कुट गए, फिर दोबारा आ गए, फिर कुट गए। जिनकी कोई इज्जत ना कोई नामो निशान होता है, वो ऐसी छोटी हरकतें करते हैं। इसने इसको हरा दिया, 6 महीने कैद में रखा और फिर इसको वापस छोड़ दिया। अब वापस छोड़ दिया, अब ये युद्ध तो कोई खास मायने नहीं रखता और इसकी चर्चा भी एग्जाम में नहीं पहुंचते, लेकिन जो काम इसकी विजय के उपलक्ष्य में बनाएगा वो वही हर एग्जाम में या हर बार क्वेश्चन पूछता है उससे, तो उस चीज की अपन बात करते हैं। आओ, जिस तरह से बाली ने भी रावण को 6 महीने अपनी कांख में दबा के रखा था, उसी तरह इसको भी 6 महीने बंदी बना के और ये वापस छोड़ देता है। अब देखो, उसकी चर्चा इतनी नहीं होती सारंगपुर युद्ध की 1437 में कुंभा विजयी हुआ, लेकिन इसकी उपलक्ष्य में जो चीज ये बनवाएगा उस चीज की बार बार हर बार चर्चा होती है। और वो चीज क्या है, वो चीज हम देखते हैं, वो है विजय स्तंभ। विजय स्तंभ, विजय स्तंभ। आप बोलोगे सर इसको टेढ़ा क्यों कर दिया? टेढ़ा इसलिए कर दिया क्योंकि इसकी आकृति डमरू के समान है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। विजय स्तंभ 9 मंजिला है। विजय स्तंभ में 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है।
90 लाख का खर्चा, 90 लाख का खर्चा और 9वीं मंजिल पर एक प्रशस्ति लिखी हुई है, प्रशस्ति, एक प्रशस्ति लिखी हुई है। अब बात करते हैं 120 फीट इसकी हाइट है, 120 फीट इसकी हाइट है, 157 सीढ़ियां हैं इसमें। सर इतनी डिटेल में क्यों जा रहे हो? क्योंकि इसकी डिटेल इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि सारंगपुर के विजय के स्तंभ, विजय के उपलक्ष्य में इसने क्या बनवाया था? विजय स्तंभ, बहुत इंपॉर्टेंट है विजय स्तंभ। विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। विजय स्तंभ 9 मंजिला है, 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है, तीसरे फ्लोर, 3rd मंजिल पे 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। उस टाइम खर्चा आया था इसमें 90 लाख का। उस टाइम 90 लाख का खर्चा आया था, तो अब अंदाजा लगा सकते हैं हम कि आज की गणना में कितने का खर्चा होगा। ठीक है, इसकी अगर अपन निर्माताओं की कुंभा ने बनवाई और इसको बनाने वाले कौन थे? जेता, कई बार पूछ लेता है, जेता, मापा, कुंजा, कई बार पूछ लेता है कि इसके निर्माता कौन थे? जेता, मापा, कुंजा। अब तीसरी मंजिल पे विजय स्तंभ की जो तीसरी मंजिल है, तीसरी मंजिल पर 7, 8 और 9, तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है, 9 बार अल्लाह। 8वीं मंजिल ऐसी है जिसके ऊपर कोई मूर्ति नहीं है, कोई मूर्ति नहीं, 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति। और 9वीं मंजिल पे क्या है? 9वीं मंजिल पे है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, स्तंभ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 9वीं मंजिल पे। तीसरी पे 9 बार अल्लाह, 120 फीट इसकी 120 फीट इसकी हाइट है, 157 इसमें सीढ़ियां हैं। और जो काम की बात है वो सुनो, इसी के अंदर, इसके अंदर इसके ऊपर 1 रुपया का डाक टिकट, 1 रुपया का डाक टिकट जारी हो रखा है। डाक टिकट कब? 1949, 1949 में 1 रुपए का डाक टिकट जारी होता है कि इस पे अपने विजय स्तंभ के ऊपर। और ध्यान रखना, और काम की बात सुनो, विजय स्तंभ राजस्थान पुलिस का, विजय स्तंभ राजस्थान पुलिस के जो बनते हैं उन पे देखना, इनके यहाँ साइड में, वहां भुजा के ऊपर राजस्थान पुलिस के बैच, विजय स्तंभ का बैच लगा हुआ होता है। ठीक है, और अपनी जो भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो भी बुक्स आती हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक पे देखना ठप्पा होगा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जो मोहर होती है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, वो भी अपनी विजय स्तंभ की है। ठीक है, और कुछ और तो सर इसके अंदर क्या रह जाता है फिर? 8वीं मंजिल पे कुछ नहीं है, 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है 3rd फ्लोर पे। और हाँ, और इसको भाई इसमें अजायब घर, इसमें अपने जितने भी देवी देवता हैं, उन सारे देवी देवताओं की मूर्तियां अपने को विजय स्तंभ में मिल जाएंगी। इसलिए इसको मूर्तियां, जितने भी देवी देवता हैं उनकी सबकी मूर्तियां इसमें एक जगह मिल जाएंगी, इसलिए इसको अजायब घर भी कहते हैं, मूर्तियों का अजायब घर, मूर्तियों का अजायब घर भी कहा जाता है विजय स्तंभ को। ठीक है, तो इसमें ये मोस्ट इंपोर्टेंट बातें थी जो एग्जामिनर कई बार सीधा सीधा उठा लेता है कि विजय स्तंभ कितने मंजिल की है? 9 मंजिल की। विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल पे क्या लिखा हुआ है? तो 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल पे क्या है? तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखना, क्योंकि कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन होता है ये,
ये है विजय स्तंभ, और विजय स्तंभ से चित्तौड़गढ़ में ही थोड़ा सा दूर चलते ही, ज्यादा नहीं थोड़ा दूर जाते ही, और अपना है कीर्ति स्तंभ। और जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी थी वो थे अत्रेय और महेश। ठीक है, अब इसमें चित्तौड़गढ़ में ही थोड़ा सा हम आगे जाएंगे, तो थोड़ा सा आगे चलते ही क्या है, कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ यहां अपन मान लेते हैं कि यहां पे तो है अपनी विजय स्तंभ, ये तो है विजय स्तंभ। विजय स्तंभ कभी जाना हो चित्तौड़गढ़ दुर्ग देखने का मौका मिले तो देख के आना। ये विजय स्तंभ है, तो थोड़ा सा आगे चलते ही कीर्ति स्तंभ है। कीर्ति स्तंभ कितने कितने मंजिल की है? ये है 7 मंजिल। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। 1 2 3 4 5 6 7। कि सर इसने कुंभा ने बनाई थी क्या? ये भी नहीं, विजय स्तंभ को बनाया कुंभा ने, लेकिन ये जैन व्यापारी जीजा ने बनवाई थी। कितना अच्छा नाम था जीजा को, वो जीजा कहाँ जा रहा है तो थोड़ी फीलिंग आती है। ठीक है, कोई बात नहीं। जैन व्यापारी जीजा ने बनाई है कीर्ति स्तंभ, और विजय स्तंभ अपने कुंभा ने बनवाया था। ठीक है, इसमें ये है 75 फीट, ये 120 फीट है विजय स्तंभ, और ये है 75 फीट। ठीक है सर, और जिस तरह से इसके ऊपर 1 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था, इसी तरह जो कीर्ति स्तंभ है वो आदिनाथ जैन तीर्थंकरों के पहले आदिनाथ को समर्पित है। आदिनाथ को, जैन प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है कौन सी? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। किसने बनाई? जीजा ने। कितनी हाइट है? 75 फीट इसकी हाइट है। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि विजय स्तंभ किसने बनाया और कीर्ति स्तंभ किसने बनाया। ठीक है, ये प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। इसके ऊपर 1 रुपए का डाक टिकट 1949 में जारी हुआ अपने विजय स्तंभ के उपलक्ष्य में। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करते हैं कुंभा के स्थापत्य के बारे में। कुंभा के द्वारा या कुंभा का स्थापत्य। कुंभा के काल को स्थापत्य का स्वर्णकाल भी कहा जाता है, क्योंकि कुंभा ने बहुत सी चीजें बनाई थी, और इसीलिए वीर विनोद के लेखक श्यामल दास ने, वीर विनोद के जो लेखक थे श्यामल दास, उन्होंने कहा है कि मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग कुंभा ने बनवाए। लेकिन अगर हम देखें, वास्तविकता में देखें, तो 84 दुर्ग पूरे राजस्थान में नहीं है, लेकिन श्यामल दास जी ने कहा है कि 84 में से 32 इसने अकेले ने बनाया है। तो इसने जो छोटी मोटी चौकियां थी उन सबको गिन लिया है, तो 84 में से हम मान लेते हैं कि 32 दुर्ग कुंभा ने बनाए, और एक से बढ़ के एक दुर्ग बनाए हैं, इसलिए कुंभा के काल को स्थापत्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। अब देखते हैं, 84 दुर्ग तो हम देखेंगे नहीं, 32 दुर्ग तो हम देखेंगे नहीं, और नहीं एग्जाम में पूछता भी, ये लाइन सीधे सीधे एग्जाम में पूछता है कि वीर विनोद के लेखक श्यामल दास के द्वारा 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग का निर्माता किसे कहा गया है, सीधा सीधा पूछता है। तो ये 5 दुर्ग जरूर याद रखना। कुंभलगढ़, दूसरा अचलगढ़, तीसरा मचान, चौथा घोराट, कुंभलगढ़, अचलगढ़, मचान, घोराट, और 5वां
बसंतगढ़, बसंतगढ़। और चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ वैसे तो चित्रांग मौर्य का बना हुआ था, लेकिन वर्तमान में जो 7 दरवाजे हैं वो कुंभा ने बनवाए थे, इसलिए आधुनिक चित्तौड़गढ़, जो आधुनिक चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसका निर्माता भी हम कुंभा को मानते हैं। कुंभलगढ़, अचलगढ़, मचान, भोराट, बसंतगढ़ और चित्तौड़गढ़, ये 5 तो सीधे सीधे याद होने ही चाहिए क्योंकि इसने बनवाए थे। क्योंकि क्वेश्चन पूछता है अपने को सीधा, निम्न में से कुंभा के द्वारा निर्मित दुर्ग नहीं है, तो 4 तो इसमें से आएंगे, इनमें से ऑप्शन मिल जाएगा, अगर याद है तो अपन डायरेक्ट टिक कर देंगे, या निम्न में से कुंभा के द्वारा निर्मित दुर्ग हैं, या मिलान करवा सकता, कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले तो ये 5 तो इंपॉर्टेंट है इसके जो याद होनी चाहिए। कुंभा बहुत बड़ा पोर्शन है, मेवाड़ में जब पढ़ने बैठते हैं इसको तो बहुत बड़ा इसके स्थापत्य है। अब इसके बात कर लेते हैं कि मंदिरों की, स्थापत्य की बात हो गई, अब इसने मंदिर कौन कौन से बनवाए। मंदिरों की हम बात करें तो पहला श्रृंगार चौरी, श्रृंगार चौरी। दूसरा कुंभ स्वामी, कुंभ स्वामी जिसे आज मीरा मंदिर के नाम से जानते हैं, मीरा मंदिर, मीरा मंदिर। तीसरे की हम बात करें तो तीसरा है कैलाशपुरी का विष्णु मंदिर, कैलाशपुरी का विष्णु मंदिर। चौथे की हम बात करें कुशाल माता, कुशाल माता मंदिर भीलवाड़ा। ये कुछ मंदिर हैं जो कुंभा ने बनवाया था, श्रृंगार चौरी, कुंभ स्वामी, या जिसे मीरा मंदिर के नाम से जानते हैं, कैलाशपुरी का विष्णु मंदिर और कुशाल माता का मंदिर भीलवाड़ा, ये भी कुंभा के द्वारा निर्मित मंदिर हैं। ठीक है, इसके बाद अब देखो, कोई भी राजा प्रसिद्ध क्यों होता है? उसके मंत्रिमंडल के दम पे, कि उसके सहयोगी कैसे हैं, उसके दरबारी कैसे हैं। अब इसके दरबारियों की बात करते हैं कि कौन कौन था इसके कुंभा के दरबार में। तो कुंभा के दरबारियों की हम बात करें, मंडन, मंडन बहुत बड़ा शिल्पी था, शिल्पी जिसने प्रसाद रूप कितने ही ग्रंथ लिख रखे हैं, शिल्पी और विद्वान, और विद्वान। उसके बाद कान्हा व्यास, ये वही कान्हा व्यास है जिसने एक लिंग महात्म्य लिखा था। ठीक है, तीसरे की बात करें अत्रि, चौथा महेश, जिन्होंने कौन सी प्रशस्ति लिखी थी? जिन्होंने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी थी, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, पांचवें नंबर पे हम बात करें नाथा, ये भी शिल्पी था जिसने वास्तु मंजरी लिखी थी। ये थे इसके दरबारी, एक से बढ़कर एक दरबारी थे, एक से बड़े विद्वान थे। मंडन, कान्हा, अत्रि, महेश, नाथा, ये सारे जिन्होंने जैसे दरबारी होंगे कि अपने दरबार में अपने को राय देने वाले कैसे हैं, या फिर जो रूल राजा बनाएगा उसको क्रियान्वयन करने वाले लोग कैसे हैं, उसी के आधार पर एक सर्वश्रेष्ठ राजा बनता है। तो ऐसे महान शिल्प शास्त्री और बड़े बड़े विद्वान इसके दरबार में थे, तो कुंभा की बहुत प्रसिद्धि हुई। ठीक है, ये कुछ इसके शिल्पी थे। इसके दरबार में जैन विद्वान भी थे, कुछ जैन विद्वान भी थे, जिनमें से सोम सुंदर, मुनि सुंदर, जयचंद सूरी और सोमदेव,
ये जैन दरबारी थे इसके दरबार में, ठीक है। अब इसकी बात करें कि कुंभा जो है बहुत बड़ा संगीत का विज्ञाता था, संगीतज्ञ भी था कुंभा। तो इसने क्या क्या लिखा था, इसने बहुत चीजें लिखी थी। चंडी शतक की व्याख्या की इसने, चंडी शतक की व्याख्या, और रसिक प्रिया, सुधा प्रबंध, संगीतराज, कामराज, संगीत मीमांसा, बहुत से ग्रंथ कुंभा ने भी लिखे थे, जिनमें से संगीतराज इसका सबसे फेमस ग्रंथ है। जिनमें से सबसे फेमस ग्रंथ कौन सा है, संगीतराज, ठीक है। और भी कई चीजें लिखी थी, जैसे गीत गोविंद हो गई, इन सब पे टीका लिखी, चंडी शतक की व्याख्या की, और सबसे फेमस इसका संगीतराज है जो 9 पार्टों में डिवाइड है, ठीक है। तो कुंभा एक बहुत बड़ा संगीतज्ञ भी था। और कुंभा वीणा वादक था। अगर पूछ ले कि कुंभा कौन सा, कुंभा वीणा वादक था, वीणा वादक। जिस तरह से अकबर नगाड़ा बजाता था, सब सो जाते और रात को ये छत पे चढ़ के और दू 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 करके नगाड़ा बजाता, उसी तरह कुंभा वीणा वादक था अपने। और एक क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन कई बार कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेता है। एक तो रणकपुर के जैन मंदिर, रणकपुर के जैन मंदिर, रणकपुर के जैन मंदिर कुंभा के समय बनवाए गए थे, कुंभा के समय बनवाए गए थे जैन व्यापारी धर्णकशा द्वारा। धर्णकशा, रणकपुर के जैन मंदिर कुंभा के समय बनवाए गए थे, इसलिए रणकपुर के जैन मंदिर कुंभा के द्वारा ही निर्मित माने जाते हैं। लेकिन ये बनवाए किसने थे, जैन व्यापारी धर्णकशा ने बनवाए थे, जिसमें 1440 क्या है, खंबे हैं, जिसे वनों का, खंभों का वन भी कहा जाता है। वो रणकपुर के जैन मंदिर जैन व्यापारी धर्णकशा के द्वारा निर्मित है कुंभा के समय, ठीक है। और दूसरा एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो कुंभस्वामी मंदिर है, दूसरा जो क्वेश्चन है अपना, कुंभस्वामी मंदिर, कुंभस्वामी मंदिर, कुंभस्वामी मंदिर, ये कुंभस्वामी मंदिर या मीरा मंदिर, जिसे मीरा मंदिर के नाम से जानते हैं आज, मीरा मंदिर, ठीक है। ये जो है कुंभस्वामी मंदिर और मीरा मंदिर किस शैली में बनाया गया है, शैली कई बार पूछ लेता है कि किस शैली में बनाया गया है। तो ये बना हुआ है अपना कुंभस्वामी मंदिर, बना हुआ अपनी पंचायतन शैली में, पंचायतन शैली, पंचायतन शैली। कुंभस्वामी मंदिर या मीरा मंदिर किस शैली में बना हुआ है, पंचायतन शैली में। और रणकपुर के जैन मंदिर कुंभा के समय बनवाए गए थे जैन व्यापारी धर्णकशा के द्वारा, ठीक है। तो ये इन क्वेश्चंस में कई बार कंफ्यूज कर देता है, तो इस चीज को ध्यान रखना। तो अपन धीरे धीरे लगभग मेवाड़ के जो बढ़िया और जो फेमस या प्रसिद्ध राजवंश राजा हैं, उनका अध्ययन हम करते जा रहे हैं। आज हमने कुंभा के बारे में देखा है। कुंभा बहुत बड़ा पोर्शन है, वैसे तो बहुत कुछ है इसमें, लेकिन लगभग चीजें अपन ने कंप्लीट की हैं। और अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। और अगर इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। जय हिंद, जय भारत।